तो क्लास 11 से हमारा चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट लॉ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है गैसियस लॉ। और लास्ट क्लास में हमने बॉयल्स लॉ कवर कर लिया था। तो आज की क्लास का टॉपिक है चार्ल्स लॉ। तो आइए पहले डेफिनेशन देखें इसका। तो डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट at constant प्रेशर, जैसे मैंने कहा था कि किसी ना किसी जो भी लॉ पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई आपका जो मेजरेबल क्वांटिटी होगा वो फिक्स्ड होगा। जैसे बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी वर्किंग ऑन चार्ल्स लॉ तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट यानी मास भी फिक्स रहेगा, गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस increases or decreases or decreases by 1 by 273.05 1 by 15 1 by 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature। देखिए, ये उनका एग्जैक्ट जो भी डेफिनेशन था वो ये था। बाद में फिर हम इस डेफिनेशन को एक और तरीके से भी समझेंगे, तो वो डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, फिर दोनों डेफिनेशंस को मैं एक साथ समझाता हूँ। तो ये तो उनका पहला डेफिनेशन था जो मैंने आपको बताया, और इसी डेफिनेशन से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं और में आप उसको लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि कई बुक्स में आपको ये डेफिनेशन ना मिलकर, ये मतलब दोनों डेफिनेशन सही है, क्योंकि जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो मेन डेफिनेशन है, उसी से हम ये नेक्स्ट जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ ये उसी से बनाई गई है। तो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस is directly proportional is directly proportional to the temperature। तो सेकंड डेफिनेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन को सही ढंग से समझेंगे और उसी से मैं डिराइव करूंगा सेकंड डेफिनेशन को। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों डेफिनेशन को सही से लिख लें और फिर मैं पहले फर्स्ट डेफिनेशन पे काम करूंगा और उसी से प्रूफ करूंगा सेकंड डेफिनेशन को। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन सभी बच्चे देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, डिपेंडिंग कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सपोज करें कि आपने पहले गैस का जो वॉल्यूम है ना वो आपको फाइंड करना पड़ेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम कितना था। तो उसने कहा कि जितना भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा, तो उसके बाद अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर दें, राइज कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/273.15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना बढ़ जाएगा, जितना भी था 0 डिग्री सेल्सियस में उससे अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर को, तो इतना टाइम्स उसका वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसका इतना टाइम्स करना पड़ेगा। कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 1/273.15 टाइम्स करना पड़ेगा, उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
और अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, फॉल इन टेम्परेचर कर देते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, तो फिर उतना ही टाइम वॉल्यूम उसका, जितना भी वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा, उसका 1/273.15 टाइम्स वॉल्यूम उसका पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए इस बात को थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, तभी आप मेरी बातों को सही ढंग से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए बच्चे उसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम नाम देते हैं V0। नीचे V लिखा और 0 लिख दिया, तो उसका मतलब ये जो गैस का वॉल्यूम है कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब मैं इंक्रीज कर देता हूं टेम्परेचर को बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या किया, इंक्रीज द टेम्परेचर बाई कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो टेम्परेचर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो अब नया वॉल्यूम हो जाएगा गैस का, तो उस वॉल्यूम को हम यहां पर लिखेंगे V के नीचे 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, ये V0 से कितना ज्यादा होगा, 1/273.1 टाइप ऑफ किसका, V0 का ही। यही तो क्वेश्चन डेफिनेशन कह रही थी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही आप राइज करेंगे तो अब जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो जितना भी वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा था उसी का 1/273.15 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं अब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देता हूँ, सपोज करो, तो मैंने लिख दिया इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, है ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पर मतलब 1 डिग्री में और बढ़ाऊंगा तो तब 2 डिग्री होगा, मतलब बढ़ाऊंगा तो मैं 1 डिग्री, लेकिन मेरा जो नया वॉल्यूम होगा कितने डिग्री सेल्सियस पर आएगा, 2 डिग्री पर आएगा। अब ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा फिर, तो ये जो आपको वॉल्यूम अब मिलेगा, ये जितना भी वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिल रहा है, इतना वॉल्यूम मिल रहा है, उसका उसके अंदर भी उतना ही, मतलब देखो हर बार जो वॉल्यूम ऐड होगा वो जो वॉल्यूम उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर था उसका 1/273.15 टाइम्स ही ऐड होगा हर बार। तो मतलब जो V एट 1 डिग्री सेल्सियस था उसमें अब ऐड होगा कितना, 1/273.15 ऑफ इसका V0 का ही ऐड होगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इतना इतना टाइम्स बार बार वॉल्यूम क्या होती जाएगी, उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यही वो लॉ कहना चाहता है आपको। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलता है, देखो अब मैं V 1 डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ V0 प्लस क्या, 1/273.15 टाइम्स ऑफ V0, और उसमें प्लस में फिर हो रहा है 273.15 टाइम्स ऑफ V0, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, है ना भाई। दोनों ऐड अगर हो जाएं तो 2 डिग्री सेल्सियस को जो टेम्परेचर मिला वो मिला V0 2/273.15 टाइम्स ऑफ V0 मिल रहा है। अब आप लॉजिक को समझो, ध्यान से देखना। जब मेरा टेम्परेचर मैंने यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लिखा तो उसका 1 टाइम्स ही बढ़ा, देखो 1/273.15 टाइम्स बढ़ा। जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 2/273.15 बढ़ा। तो समझ रहे। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको बोलूँ कि 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा तो बता सकते हैं आप, अब होगा V0 प्लस 3/273.15 टाइम्स ऑफ V0, होगा कि नहीं। तो इस ट्रेंड को अगर हम लगातार फॉलो करते रहें तो मैं आपसे पूछूं कि अब ऐसे चलते चले गए तो उसको जनरलाइज कर दो, उसको जनरलाइज कर दो आप, तो ये हो जाएगा VT डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V0, है ना भाई। V0, अब जो टेम्परेचर यहाँ रखा जाएगा वही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आज 2 रखा था यहाँ 2 था, यहाँ 3 रखा था उसके ऊपर 3 था, 1 रखा था 1 था, T रखोगे तो T बाय 273.15 ऑफ T0। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने ये जनरलाइज कर दिया। अब सेम यही काम आप तब भी कर सकते हैं अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये तो इंक्रीज की कहानी हो गई,
डिक्रीज में भी सेम सिनेरियो होगा। हाँ जी बच्चे, आप समझ पा रहे हैं चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन? मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बनाया उसका भी आपके लिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम V0 मान लिया, और उसके बाद फिर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया तो नेक्स्ट वॉल्यूम निकाला, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और उसको जनरलाइज करके VT करके मैंने उसको नाम दे दिया। फिर अब यही काम हम करेंगे दोबारा से, लेकिन इससे पहले आप इतना कॉपी करो पहले। तो आप पहला स्क्रीनशॉट ये लो बच्चे, पहले तो आप ये लो इतना, ये पहला। इसके नोट्स मैं भेज दूंगा आज आपको, ठीक है? इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और उसके बाद ये लीजिए सेकंड, ये सेकंड होगा। और उसके बाद ये आपका थर्ड होगा। दिस इज थर्ड स्क्रीनशॉट। हाँ जी, लिख लिया सबने यहाँ तक? और उसके बाद बच्चे ये आपका लास्ट होगा। दिस इज द लास्ट स्क्रीनशॉट। अब सेम यही प्रोसेस मैं दोबारा फॉलो करूंगा, लेकिन अब हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप यही काम हम करते हैं लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो नेक्स्ट आप लिखिए डिक्रीज इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसको लिखेंगे V-1 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू होगी V0 माइनस, तो इसने बोला था कि अगर आप टेम्परेचर फॉल होता है तो उसका उतना ही टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो माइनस करना पड़ेगा आपकी बार 1/273.1 टाइप्स ऑफ V0। अब मैं इसको -2 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ, अब मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। तो अगर मैं V-2 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ तो मतलब अब मैंने 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज टेम्परेचर कर दिया, तो आपको मिलेगा V0 माइनस कितना, 2/273.15 टाइम्स ऑफ V0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिर इसी तरह से आप -3 डिग्री सेल्सियस पर आ जाओ, तो V0 -3/273.15 टाइम्स ऑफ V0 हो जाएगा। और इसको भी अगर आप बच्चे जनरलाइज कर दें तो आपका जो जनरलाइज करने के बाद VT पर जो वैल्यू होगी, VT डिग्री सेल्सियस, वो आपकी यहां पे बन जाएगी V0 माइनस T अपॉन में 273.15 टाइम्स ऑफ V0। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आप यूज करेंगे अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। जब मैंने ऊपर जनरलाइज किया था इंक्रीज के केस में तो प्लस आया था, और इसको डिक्रीज के केस में अगर आप करते हैं तो माइनस आता है। भाई हम चार्ल्स लॉ को समझ रहे हैं ना भाई। हाँ, ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन अभी लिखवाई थी मैंने ऊपर, वो वही क्या कहना चाह रहे हैं।
वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई जब भी हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हमें काम करना है, तो क्या होगा कि जो भी गैस का वॉल्यूम पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आप निकाल लो, कि अगर आप बढ़ाते हैं तो उतना ही उसका टाइम्स वॉल्यूम उसमें बढ़ेगा और उसका उतना ही टाइम्स उसका वॉल्यूम उसमें घटेगा। और उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आप देखें उसमें और भी लिखी गई है, उस तक पहुंचने के लिए मैं ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। अब यहां से अगर आप देखें तो हमें ये समझ में तो आ ही रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रही है ना भाई। वॉल्यूम बढ़ रही है ना, तो उतना देखो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, फिर उसका 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है। और जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम इतना तो समझ गए हैं कि कांस्टेंट प्रेशर रखने पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। लेकिन इस रिलेशन को मैं लाऊंगा कैसे, तो इसी फॉर्मूले से मैं रिलेशन आपको लाके दिखाऊंगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो सेकंड डेफिनेशन में भी लिखा गया है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझनी जरूरी है। तो बच्चे आप ये वाला स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने, ये वाला। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसी से हम एक चीज और समझेंगे, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो आइए, तो इससे अब हम क्या चीज और आपके लिए ला रहे हैं उसको देखिए। अब इस फाइनल फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं VT। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो टेम्परेचर अब स्मॉल टी लिख रहा हूं मैं, ये टेम्परेचर किस में है, ये डिग्री सेल्सियस में है। इस बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना है। यहाँ से मैं V0 कॉमन ले लूं तो ये 1 - T/में 273.15 हो जाएगा। और ये T किस में है, ये ध्यान रखिए, ये T जो है ये टेम्परेचर है, लेकिन किस में, डिग्री सेल्सियस। ये गड़बड़ नहीं करना है आपको, यहाँ जो टेम्परेचर रखा गया है वो डिग्री सेल्सियस में रखा गया है। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे कि अगर मैं यहां पर पुट कर दूं T की जगह पर -273.15 डिग्री सेल्सियस, सोचिए इस फॉर्मूले में ये टेम्परेचर पुट करिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ध्यान से देखिए। तो अगर ये वैल्यू सर मैं यहां डालता हूं तो ये होगा माइनस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिलेगी, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो आप लिखेंगे 1 - 273.15, यही तो लिखेंगे यहाँ पर। जो टी यहाँ पे लिखेंगे वही टी यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप कई बच्चे सोच रहे हैं सर, अरे सर आप तो माइनस लिख रहे हैं, तो आप तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस। अरे कहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, वो हमने फॉर्मूला ही माइनस के साथ बना लिया है, बना लिया है ना कि नहीं बना लिया। अगर मैं यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे -2 नहीं लिख रहा था, 2 ही लिख रहा था माइनस के बाद, वो माइनस ऑलरेडी है उस फॉर्मूले के अंदर, समझिए बात को। कहीं आप उधर गलती से माइनस करके प्लस कर लें इसको, तो 273.15 अपॉन में भी आ जाएगा 273.15, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये बन जाएगा 1 - 1 से 0। तो क्या समझे, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट 273.15 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, उसी टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं -273.15, इसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ में टेम्परेचर कहाँ अचीव कर लोगे हम, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्रैक्टिकली दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है इज बिकम कितना, 0, इज बिकम 0। इस टेम्परेचर पर आपकी गैस का वॉल्यूम हो जाता है 0, और इसकी वैल्यू सभी बच्चे ध्यान रखें कितनी होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस।
इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 होता है और ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है दैट कैन नॉट बी अचीव प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ जी बच्चे, अभी तक की कहानी समझ में आ रही है? व्हाट इज द चार्ल्स लॉ, कैसे हम चल रहे हैं और कैसे हम इस टेम्परेचर तक पहुंच गए कि अगर हम गैस का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड करें तो इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम हो जाता है 0 और इसी टेम्परेचर को कहा जाता है हाइपोथेटिकल टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो लिख, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ये लास्ट टाइम यहाँ से लेना होगा ना सर, ये हो गया था, यहाँ से लेना होगा। चलिए ये पहला स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। तो अब हम एक और चीज आपके लिए लाएंगे जो सेकंड डेफिनेशन कह रही थी। अगर एक बार मैं आपको सेकंड डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा और उसको फिर मैं प्रूफ भी करके यहाँ पे दिखा दूंगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका नेक्स्ट होगा। चलिए अब देखिए, अब जो हमारी सेकंड डेफिनेशन थी उसके पास चलते हैं एक बार दोबारा, पढ़िए इसको। It states that at constant pressure, the volume of gas of a given amount, the volume of a given amount of a gas is directly proportional to the temperature। मतलब जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस की क्या इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। यही ये लॉ कहना चाहता है। तो इसी चीज को अगर आप प्रूफ होता हुआ देखना चाहें तो अभी तो आप देख भी रहे हैं, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट डेफिनेशन में कुछ और हो रहा है, बट उसमें बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप एक और इस चीज को देखिए, अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो प्लस वाला था, इस फॉर्मूले को लाएंगे अब। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या था कि वीटी ना, कि जो वीटी की वैल्यू होती है वो हो सकती है V0 प्लस टू टी अपॉन में 273.15 टाइम्स ऑफ V0। यहां से अगर आप V0 फिर से कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी अपॉन में 273.15। फिर यहां पर आप इसका एलसीएम ले लें तो ये कुछ बन जाएगा T प्लस 273.15 अपॉन में 273.1, यही बनेगा। ठीक है, अब अगर आप देखें हमने ये जो टेम्परेचर है हमारा T वाला, ये किस में होता है, ये तो डिग्री सेल्सियस में होता है। और अगर उस टेम्परेचर के अंदर जहां पर उन्होंने नया स्केल डेवलप किया कि अगर हम उस टेम्परेचर के अंदर 273.15 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो T डिग्री केल्विन में आ जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा T डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273.15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उससे उन्होंने नया स्केल डेवलप कर दिया कि अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होगा तो हम डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर होगा उसमें कितना ऐड कर देंगे 273.15, जिसका अप्रोक्सीमेटली आप 273 ऐड करते हैं, आपको याद होगा। तो ये वो चीज यहां से ही आई थी। अब उस चीज को फिर हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो अब ये जो वैल्यू है T प्लस 273 वाली, इसको हम V लिख लेंगे डायरेक्टली अब, क्योंकि ये तो टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चले गए हैं। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू इसको T लिख देंगे खाली, और ये नीचे हो जाएगा 273.15।
उसके बाद ये V0 के नीचे आ जाएगा 273.15 और टेम्परेचर को अलग कर देंगे। अब इस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कभी चेंज नहीं होगा भाई, जो गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस होगा फिक्स ही होगा ना, ऐसा ना चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट बिकम्स न्यू कांस्टेंट, इट बिकम्स केटी, और के को हटा दिया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से देखिए साबित हो जाता है कि जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहां से अब हम कुछ और फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं, जैसे ये तो आई गया V बराबर के टी, तो V बराबर के टी हो गया, तो V अपॉन में टी किसके इक्वल हो गया, के। ये भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि V बाई टी का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। और अगर हम इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से ले लें, मतलब इनिशियली जैसे पहले वॉल्यूम गैस, समझ में नहीं, जैसे कि अगर आप ये सिनेरियो पे आ जाते हैं, जैसे पहले ये कंटेनर था, इस कंटेनर में जो गैस हमने भरी थी, मॉलिक्यूल्स जो गैस के थे, ये मान लीजिए इनका वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था कितना, T1। फिर आपने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो अब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ, गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो V2 होगा। अगर ये T2, तो यहाँ पर अगर T2 T1 से बड़ा है तो V2 भी V1 से बड़ा होगा, अगर T2 T1 से छोटा है तो V2 भी V1 से छोटा ही होगा। और इनका जो रेशियो होगा वो तो फिक्स होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट की V बाई टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और V2 अपॉन T2 इज आल्सो कांस्टेंट। तो इन दोनों को अगर हम रिलेट कर लें तो वी गेट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर चार्ल्स लॉ कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। जैसे आपने बॉयल्स लॉ में देखा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इस फॉर्मूले का यूज ये होता है कि भाई अगर हमें इनिशियली वॉल्यूम या टेम्परेचर पता है तो फाइनल वाला हम निकाल सकते हैं, या फाइनल का पता है तो इनिशियली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं। ये जो टी, कैपिटल टी आप देख रहे हैं, ये केल्विन में टेम्परेचर है। तो आप इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी काम करेंगे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा, कोई भी बच्चा डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये कैपिटल टी जब हमने यहाँ पे बनाया था ये, तो ये किससे बनाया था, ये केल्विन में चेंज हो चुका है टेम्परेचर आपका। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो के लगता है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो वही अभी के लगेगा, उसमें क्या है, कांस्टेंट तो मैं कुछ भी ले लूं, उसमें क्या दिक्कत है भाई, कंफ्यूजन भी हो जाएगी। किस बात की कंफ्यूजन है। सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है के लग रहा है और इनवर्सली में भी के लग रहा है। हाँ तो भाई के, वहां पे दोनों जगह पे के का मीनिंग अलग अलग है। ये थोड़ी ना कि भाई यहाँ पे जो के का मीनिंग होगा डायरेक्टली में वही के का मीनिंग इनवर्सली में भी होगा। सिंबल सेम होने से मीनिंग थोड़ा सेम हो जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला यहाँ से आ गया, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 बाई T2, और यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसके हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। मैंने बताया था जो भी ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि यहाँ सब जगह पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सारा काम जो हो रहा है तब हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर बदलेगा तो फिर चार्ल्स लॉ नहीं लग सकता। तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखने के बाद जो भी ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वो आइसोबार कहलाएगा। लास्ट क्लास में बताया था ना कि प्रेशर कांस्टेंट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको आइसोबार कहते हैं। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में बहुत सारे ग्राफ बनाए थे हमने, तो वैसे ही ग्राफ आज की क्लास में भी हम बनाएंगे। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है अभी तक। हाँ जी बच्चे, क्या आप समझ पा रहे हैं चार्ल्स लॉ को, कि कैसे हमने ये प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और उसका क्या फॉर्मूला आया है, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। और उसके बाद हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो रिलेशन था वो कैसे आया है, वो भी चार्ल्स लॉ के थ्रू हमें मिला है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बच्चे, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसका ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं उसके बाद।
चलिए बच्चे दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे। ये होगा सेकंड। चलिए बच्चे लास्ट स्क्रीनशॉट लेंगे आप। दिस इज लास्ट। तो आइए अब इसकी ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पर आइसोबार। चलिए देखिए, तो अगर हम इनके ग्राफ बनाएंगे चार्ल्स लॉ पर बेस्ड जो ग्राफ होंगे उनको हम आइसोबार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। कभी भी आप भूल जाएं कि भाई कौन से लॉ में क्या चीज कांस्टेंट होती है, तो आप उसको ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखें। जैसे बॉयल्स लॉ में बॉयल शब्द आ रहा है, बॉयल, बॉयल्स लॉ को रिलेट कर सकते हैं बॉयल। तो बॉयल करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर। तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स सुनते ही किसी किंग का नाम याद आ रहा होगा ना भाई, जैसे चार्ल्स, किंग, जैसे किंग की फीलिंग आ रही है। और किंग अपनी जो स्टेट होता है, जो अपनी कंट्री होती है, उसको हमेशा क्या बना के रखते हैं? प्रेशर। तो जो भी आपकी स्टेट होता है वो उसके प्रेशर के अंडर रहता है, किंग के अंडर। जैसे साउथ कोरिया का जो आपने देखा है ना, हाँ, तो वो वहां पर वो उसका किंग है वहां का। तो वैसे ही है। तो याद रखें चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि किंग के प्रेशर बना के रखेगा। और बॉयल्स लॉ में बॉयल शब्द है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। तो आइसोबार एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम काम करते हैं तो पहला ग्राफ इसका देखिए, क्योंकि V यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है? लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन ये अब ग्राफ, आप पहला ग्राफ देखिए इसका, तो ये हम ये बना सकते हैं इसमें, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई बच्चे कहीं सोच रहे हैं कि भाई ये जो टेम्परेचर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम ये टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में, तो ये ग्राफ सही है। मतलब ये ग्राफ फिर सही है। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि टेम्परेचर किस में है। तो अगर टेम्परेचर ये केल्विन में है तो ये ग्राफ सही है। अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, अगर आपने बच्चे ने देखो क्या किया, सेम ग्राफ बनाया डिग्री सेल्सियस के साथ भी यही, तो ये ग्राफ अब क्या हो जाएगा? ऐसे उसने बना दिया मान लीजिए, तो ये ग्राफ गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बताओ कितना टेम्परेचर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और गैस का यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? 0 ही होगा। तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 था? नहीं था ना। गैस का वॉल्यूम 0 किस टेम्परेचर पे था? -273.515 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था। और -273.515 डिग्री सेल्सियस को अगर आप कैल्विन में चेंज करोगे तो कितना ऐड करोगे? 273.15, कितना कैल्विन बनेगा? 0 कैल्विन। तो 0 कैल्विन के हिसाब से सही है, क्योंकि 0 कैल्विन पर गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। तो फिर आप सोचेंगे सर इधर कैसा ग्राफ बनेगा? यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये समझ। ये क्लियर हो रहा है ना सबको कि भाई केल्विन पे है तो कैसा ग्राफ है, डिग्री सेल्सियस में ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो अब हमारा जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। तो हमारी जो इक्वेशन थी वहां पर वो कुछ इस तरह से थी। बी टी इक्वल टू क्या थी? हाँ, तो अब ये देखिए जो डिग्री सेल्सियस वाला ये जो ग्राफ है, इसको भी मैंने ऊपर वाली एक इक्वेशन से बताया,
लेकिन ये ग्राफ आप पॉजिटिव वाली इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं। जो पॉजिटिव वाली इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, देखो वी टी इक्वल टू वी जीरो प्लस क्या था उसमें आगे, वी जीरो प्लस टी अपॉन में 273.15 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिल पाएगा। देखो कैसे, अब इसको y इक्वल टू एम एक्स वाली c वाली फॉर्म में चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा वी टी इक्वल टू में वी नॉट अपॉन में 273.15, ठीक है 273.15, और उसके साथ आ जाएगा क्या, टेम्परेचर, और प्लस में वी नॉट। अब इसे कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अब तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि m का काम तो ये करेगा वी नॉट अपॉन में 273.15, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो ये है, समझ में आ रही है। इसका अगर स्लोप हमें बताना हो तो वी नॉट अपॉन में 273.15, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ से ज्यादा क्लैरिटी है, इससे बना हुआ। और वी नॉट जो है वो आपका सी हो गया, ये देखो, तो समझ में आ रहा है जो इंटरसेप्ट ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वी नॉट के। तो वी नॉट को तो फिर हमने क्या नाम दिया था, गैस का वॉल्यूम एट 0 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो वी नॉट ही वी जीरो होगा। तो ये इक्वेशन आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा, और एज कंपेयर टू अगर आप v इक्वल टू के टी वाली इक्वेशन से जाते हैं, उससे मत जाओ, इससे चलो, इससे आपको बेटर कैलकुलेशन करने को समझ में आ रहा है। माइनस वाले का ग्राफ अलग बनेगा, अगर आप प्लस वाले की जगह माइनस वाले से बनाएंगे तो उसमें स्लोप नेगेटिव आएगा, तो उसका ग्राफ फिर ये नहीं बनेगा। उस केस में फिर ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमारा m जो है वो नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। तो दोनों ही चीजें सही हैं, बट आपकी बुक में जो ग्राफ आपको मिलेगा वो पॉजिटिव स्लोप के साथ मिलेगा, इसलिए हमने प्लस वाली इक्वेशन को यूज किया जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया। और वैसे भी ये केल्विन वाली जो कहानी डिग्री सेल्सियस में हमने चेंज किया वो हमने प्लस से निकाला, माइनस वाली इक्वेशन से तो ना निकाला, इसलिए हम पॉजिटिव वाली इक्वेशन को ही यूज करते हैं। तो इससे भी आप इस चीज को और क्लैरिटी से समझ सकते हैं। अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये ग्राफ अलग अलग इक्वेशंस, जो एक ग्राफ है इसको अलग अलग तरीके से भी बनाया था, मतलब कुछ है। अब मैं यही ग्राफ बनाता हूँ, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, अभी केल्विन में ही लेंगे, ये केल्विन में ले लिया टेम्परेचर। अब इसमें मैंने 3 ग्राफ बना दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है सभी में, तो मान लो ये मैंने P1 प्रेशर पे बनाया, ये P2 प्रेशर पे और ये P3 पे। अब टीचर ने कहा कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए इनको। तो आइए अब ये काम कैसे होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या थी कि V इज इक्वल टू के टी, हमारे पास यही इक्वेशन है ना कि V किसके बराबर होता है, के टी के बराबर होता है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रिलेट करना चाहते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, वो हमारा इक्वल हो जाएगा एनआर पी इंटू में टी, यही हो जाएगा। अब एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि इसको अगर मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू इसके इक्वेट हो जाएगी के। तो हमें के की जो वैल्यू है, जो हमारा के है, वो हमें किसके बराबर मिल रहा है एक तरीके से बताओ, एन आर अपॉन में पी। एन तो कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आ रहा है समझ में कि जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो इस ग्राफ का स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप तो यही होगा। अगर v इक्वल टू टी में जाएंगे तो ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर होगा, तो इसका स्लोप कौन होगा, k होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारा थीटा बढ़ेगा तो फिर कौन बढ़ेगा, k बढ़ेगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से स्लोप बढ़ता है, तो k बढ़ गया। लेकिन k के बढ़ने से, ये देखो k अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि k और p में तो इनवर्स रिलेशन है ना। तो फिर इस केस में क्या हुआ, थीटा को इंक्रीज कर दिया तो आपका के बढ़ गया, लेकिन प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। तो जिसका मतलब स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर क्या है, कम है।
तो यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, P3 का, क्योंकि उसका एंगल सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद ये फिर है, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है, P1, क्योंकि P3 तो सबसे छोटा प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन बताओ क्या बना, यहाँ पे रिलेशन बना P1 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P3। आ रहा है समझ में कि नहीं, कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कम, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है यहाँ पर, P3 वाली लाइन का, तो इसलिए P3 का प्रेशर सबसे कम हो गया। P1 लाइन का स्लोप सबसे कम है तो उसका प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसको हमने इस वही आइडियल गैस इक्वेशन को ही यूज करा है, और उसी से हमें मिला है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ भाई बच्चे, इसको समझ पा रहे हैं आप, ये जो चार्ल्स लॉ का हमने यहाँ पर बनाया है ग्राफ, कि P1 P2 P3 के अंदर यहाँ पर क्या रिलेशन है। अब इसके बाद आता है इसका कंक्लूजन, कि भाई चार्ल्स लॉ को पढ़ने से हमें क्या कंक्लूड करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन देखिए, लिख लिया आपने भी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्लोप का काम के कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ, कि इस चार्ल्स लॉ को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या लीजिए, कंक्लूजन क्या लीजिए। वो यही है कि गैसेस आर एक्सपेंडेड एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम में बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उससे गैस क्या कर रही है आपकी, एक्सपेंड करती है। तो गैसेस आर एक्सपेंडेड करती हैं एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपैंड करेगी, और उसकी वजह से एंड बिकम ठीक है, एंड बिकम डेंसर, एंड बिकम डेंसर एट लो टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस ज्यादा डेंसर होती जाएगी। इसीलिए आपने देखा है जो हॉट एयर बैलून की जो कहानी होती है, सुनी ना तुमने, ये हॉट एयर बैलून कैसे बनते हैं, तो वहां पर हम नीचे फायर जलाते हैं, जिससे कि अंदर की गैस को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। जब अंदर की गैस गर्म हो जाती है, वो हॉट एयर हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गैस एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड होने से उसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो गैस क्या करेगी, फिर राइज अप। तो गैस वहां पे जो भरी जाती है वो क्या करती है, फिर राइज अप, वो फिर एक हल्की होगी ना, एक्सपैंड होने से गैस क्या होगा, हॉट एयर आपने सुना होगा, हॉट एयर हल्का होता है और कोल्ड एयर भारी होता है। तो हॉट एयर इसलिए हल्का हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैस एक्सपैंड करके उसके मॉलिक्यूल दूर बढ़ गए, और गैस का एक्सपेंडेशन होने से गैस हल्की हो गई, आसानी से राइज अप होती है, इसलिए वो बैलून आसानी से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो हॉट एयर बैलून के अंदर कौन सा लॉ लगता है, चार्ल्स लॉ लगता है, उसी कॉन्सेप्ट पर हमने इसको बनाया। तो हॉट एयर, वाई हॉट एयर आर लाइटर देन एयर, इसीलिए क्योंकि वो टेम्परेचर हाई होने से वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा गैस ज्यादा डेंसर हो जाएगी वहां पर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था आपका आज का एक और लॉ जो मैंने कवर कर दिया, जैसे दिस इज कॉल्ड चार्ज लॉ। इसके बाद इस चैप्टर में अभी 3 लॉ बाकी हैं, जिसमें गे लुसैक लॉ होता है, अवगाद्रो लॉ, फिर लास्ट में डाल्टन्स लॉ भी पढ़ेंगे। ये डाल्टन्स लॉ अलग चीज है, जो इन गैसेस लॉ में जो हमें 2 लॉज हमारे बाकी हैं, वो गे लुसैक लॉ है और एक अवगाद्रो लॉ है। उसके बाद फिर हम आइडल गैस इक्वेशन इन सब तरफ जाएंगे, तो जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।